So very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स का पैरेलल रिएक्शंस। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे काइनेटिक इक्वेशंस का और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पैरेलल रिएक्शंस काइनेटिक इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पैरेलल रिएक्ट और कॉम्पिटिटिव और साइड रिएक्शंस। So the reactions in which a substance react or decomposes in more than one way are called या known as parallel or side reactions। ठीक है। तो वह reactions जिसमें कोई एक substance react करे या decompose हो, इसमें more than one way, एक से ज्यादा तरीके से अगर वो decompose होता है या react होता है तो ऐसी reaction को हम बोलते हैं side reaction। ठीक है। अब यहाँ में the reaction in which the maximum yield of the product is obtained is called the main reaction। तो main reaction हम किसको कहेंगे? जिसमें ज्यादा yield बनती है। While the organic other reactions or reactions are called side or parallel reaction। दूसरे को हम बोलेंगे side और parallel reaction। For example, ये आपके सामने बना हुआ है कि एक कंपाउंड A है, जो सपोज सब्सटेंस A है, ये दो पाथवे चूज कर रहा है, ए से बी में जा रहे हैं, इसका रेट कांस्टेंट क्या है K1, और दूसरा एक प्रोडक्ट सी बना रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल और साइड और कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे इफ जैसे सपोज इफ K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, अगर K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? देन A इज टू B, मतलब ये रिएक्शन को क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज मेन रिएक्शन, while this reaction is known as side reaction। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन मेनली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, जहां हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें ए से बी में जाना है, ठीक है, या ए से हमें सी में जाना है, तो जस्ट बाई वेरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को हम चेंज करके दोनों रिएक्शंस को पा सकते हैं। इस रिएक्शन को दोनों, ठीक है, साइड से दोनों वे से हम अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा या फिर ये बनेगा, इसलिए इसको कम्पिटिटिंग बोलते हैं कि मतलब ए टू बी भी कम्पीट कर रहा है किसके साथ? ए टू सी के साथ। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है, K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, तब हम बोलेंगे ए से बी क्या है? मेन है। अगर मान लीजिए कि इफ K2 इज मच मच ग्रेटर देन K1, तो इसको मेन कब कहेंगे? कि जब K2 की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन K1, तब हम क्या कहेंगे? कि ए से सी वाला जो है वो इसके लिए मेन प्रोडक्ट हो गया या मेन रिएक्शन हो गया, और ए टू बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? साइड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शन का मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा वेज में रिएक्ट कर रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल, तो मेनली हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो हम पढ़ते हैं बेंजीन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक पाथवे जो है कि क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बनेगा, क्लोरीनेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि C6H6Cl6, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, BHC। ऑब्वियसली जब इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे 3Cl2 आएगा, तो यहाँ में 3Cl2 लिखते हैं बेंजीन के साथ, तो ये बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। ठीक है। तो वही बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे, एक प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन और HCl भी देगा, और दूसरा क्या बनाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2। सिमिलरली द रिएक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यदि उसी इथेनॉल की जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस रिएक्शन को हम क्या पढ़ते हैं? डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या बनता है? एल्कीन। बट उसी अल्कोहल का अगर हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजीनेशन। कॉपर के साथ गर्म करते हैं 573 पे, तब हमें क्या बनता है? एल्डिहाइड, तो CH3CHO। और उसी अल्कोहल को अगर हम डिहाइड्रेशन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही, बट 140 के आसपास, 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहाँ से क्या बनेगा? ईथर।
ठीक है। अब हमें इसमें वही है कि K1 K2 K3 तीन पाथवेज है, तीन रिएक्शंस हैं, तो जो हमें चाहिए उसको कंडीशन के हिसाब से हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला रिएक्शन मिलने में कहाँ में मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं कि हम कैटलिस्ट को चेंज करके प्रोडक्ट को भी बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इनकी काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पैरेलल रिएक्शन A to B। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो ये दो पाथवेज में जा रहा है B और C में। अब अगर हमको मान लीजिए यहाँ में कहा जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर हमें B लिखना है जस्ट सपोज, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखना है तो बोलिए क्या लिखेंगे, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। नो डाउट, क्लियर। चलिए मान लेते हैं कि लेट A is the initial concentration of reactant A, and X is the amount of reactant A reacted in time t। ठीक है, किसी टाइम t तक हमने रिएक्शन कराया तो x वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट A का डिकम्पोज हुआ या रिएक्ट किया। अब वो B में गया या C में गया, तो ये x हो गया। इसलिए यहां से हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो A माइनस एक्स को क्या बोलेंगे, A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो रेस्ट अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टी टाइम के बाद कितना वो बचा, A माइनस एक्स द रेस्ट अमाउंट, या x वो रिएक्टेड अमाउंट है जो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो A माइनस एक्स क्या बताएगा कितना बच गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ से ऊपर से देखिए A से B में अगर जाता है जस्ट सपोज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A से B की तरफ अगर जाएगा तो इसका हम रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे, K1, और ये क्या आ जाएगा A माइनस एक्स। टी टाइम के बाद A का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बोलिए यहाँ में A की जगह पे क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स। क्लियर। सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C फ्रॉम A, बोलिए क्या लिखे, तो C के लिए हमें देखना है तो C का रेट कांस्टेंट क्या लेंगे, K2। तो नो डाउट यहाँ क्या आ जाएगा, K2 इंटू A माइनस एक्स। क्लियर। ठीक है। अब नाउ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो बोलिए ओवरऑल लिखने का मतलब क्या लिखेंगे, K1 इंटू A माइनस एक्स प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को हम देख सकते हैं, चलिए माइनस डी ए बाई डी टी भी आप लिख सकते हैं, या सिंपली हम इसको लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी। ये किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस K2 इंटू ए माइनस एक्स। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए माइनस एक्स है, यहाँ भी ए माइनस एक्स है, तो इस K1 प्लस K2 को हम यहाँ से कांस्टेंट कर ले रहे हैं, यहाँ में क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, पैरेलल रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मिलता है। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पैरेलल रिएक्शन A to B, A to C, दो रिएक्शन मान लिया हमने। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिखना है अगर हमें, तो क्या लिखेंगे, नो डाउट रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, तो K1 इंटू A। सिमिलरली C के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C with respect to time equal to K2 into A. Now let us consider, let A is the initial concentration of reactant A, X is the amount of A reacted in time T, so A minus X will be the rest amount of reactant A after T time, after T time के बाद कितना ये बचा। Now rate of formation of B लिखेंगे no doubt, तो क्या लिखेंगे, K1 into A minus X, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन की तरफ। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखेंगे तो K2 into A minus X। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आया, दोनों को ऐड कर दिया, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिखते आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ में दोनों में A माइनस एक्स कॉमन है, हमने बाहर
निकाल लिया। ठीक है, तो बोले यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर आप ध्यान से, तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, चलिए मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। क्या हमको मिला था फॉर्मूला? dx बाई dt इक्वल टू रेट कांस्टेंट k1 प्लस k2 इंटू a माइनस x। अगर हम फ्लैश बैक में जाएं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन हम जनरली क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये उठा के यहाँ लेके आ जाइए। मैंने इसको यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ में k डी टी। इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का क्या मिलता था? k इक्वल टू, बोलिए, 1 बाई टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के लिए हम ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के लिए। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दिस इक्वेशन इज सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसको अगर इंटीग्रेट करें और कंडीशन लगा लें, तो नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, कंडीशन क्या रहेगा? व्हेन t इक्वल टू 0, बोलिए x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो चलिए k1 प्लस k2 को हम मान लेते हैं k एवरेज। तो k इक्वल टू, या k एवरेज लिख देता हूँ। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा? 1 बाई टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? वेयर k एवरेज क्या हो गया? k1 प्लस k2। तो माइंडेड दिस इज नोन एज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे? ओवरऑल रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो ये सिंपली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए अगर ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इस ln को हम log में चेंज कर देते हैं, बेस टू 10। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पैरेलल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब अगर आप ध्यान दें यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो के एवरेज था उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? बोलिए, यहाँ से के एवरेज की जगह पे हम लिख देते हैं k1 प्लस k2 इक्वल टू 1 बाई टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इस t को उठा के आप यहाँ ले आइए, तो इसको हम लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर? अब इस ln को हटाने के लिए हम क्या लेंगे? इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर? ठीक है, या यहाँ से हमें a माइनस एक्स निकालना है। बोलिए क्या आ जाएगा? k e टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर? मतलब टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचेगा। तो हमें टाइम दिया रहेगा, k1 दिया रहेगा, k2 दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हमने पीछे निकाला था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट का निकालना अगर है जैसे सपोज, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी dB बाई dt हमने क्या लिखा था? तो k1 इंटू ए माइनस एक्स। बोलिए, तो k1 आ गया, a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ गया? a e टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। क्लियर? ठीक है, तो जब हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पूछेगा प्रोडक्ट के लिए, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? नाउ इसी चीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, तो dB बाई dt इक्वल टू दिस वन। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से
K1 प्लस K2 इंटू टी dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, B इक्वल टू K1 इंटू ए बाई K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इसको नोट करके रखना है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं नेट गेट आई टी जे। क्लियर? तो हमने डीवी बाई डी टी निकालने के लिए क्या किया, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने a माइनस एक्स निकाल दिया कि आफ्टर टी टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा। तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला मिल गया, a इंटू e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B का निकालना है तो K1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और देन हमें अगर कंसंट्रेशन निकालना है आफ्टर टी टाइम, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया कंडीशन पे, when t इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो रख के, तो हमको ये मिल गया। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें सी के लिए निकालना है तब हमें क्या मिलेगा, तो सिमिलरली प्रोडक्ट, देन हम सी के लिए अगर लिखना होगा तो के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या था, K2 इंटू ए माइनस एक्स। K2 ए माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या मिला था, बोलिए, ए e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये हमको मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट C। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ C निकालना है तो सिमिलरली वी कैन राइट K2 इंटू ए बाई K1 प्लस K2 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। क्लियर? तो A इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको हम कहीं कहीं A0 भी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हमें अगर मान लीजिए दिया रहेगा तो इसको हम A0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या, ये हमें कब फॉर्मूला यूज करना है, जब हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी या सी। तो जिसका पूछेगा उसका रेट कांस्टेंट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट, देन 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। टाइम हमें दिया रहेगा, K1 K2 दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो हमसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछेगा। क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये है कि अगर आप इस दोनों इक्वेशन को, जो मैंने बी और सी को निकाला था, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो बोलिए बी के लिए क्या मिला था हमें, K1 इंटू ए माइनस एक्स लिखा था, इसके लिए क्या मिलेगा, K2 इंटू ए माइनस एक्स, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, K1 बाई K2। क्लियर? तो रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, किसी एक का फॉर्मेशन दिया रहेगा तो दूसरे काम से पूछेगा। ठीक है, सो यहाँ से जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए हमको K1 इक्वल टू फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B इंटू के एवरेज। उसी तरह यहाँ से K2 अगर लिख दें तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए, फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट C इंटू के एवरेज। मतलब कि अगर हमें मान लीजिए किसी का परसेंटेज यील्ड निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पैरेलल रिएक्शन का, जिसका निकालना है उसका हम लेंगे रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। चलिए परसेंटेज यील्ड ऑफ B कर देते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए परसेंटेज यील्ड ऑफ C निकालना है, प्रोडक्ट C का, तो नो डाउट इसका रेट कांस्टेंट K2 लेंगे डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट इंटू 100।
तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक पैरेलल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो एक हमें कंसंट्रेशन निकालना है प्रोडक्ट का, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। जिसका पूछेगा प्रोडक्ट का, उसका रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी, टाइम हमें दिया रहेगा। दूसरा फ्रैक्शनल यील्ड निकालना है, कितना परसेंट बनेगा प्रोडक्ट कौन सा, ठीक है, तो उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल, जिसका निकालना है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय टोटल, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते थे उसी तरह का यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इनटू 100। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें ये कर सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी, तो पैरेलल रिएक्शन है तो इनका हम ग्राफ से कैसे दिखाएंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन अगर दिखा दें तो देखिए, मान लीजिए कि ये जैसे सपोज इधर में टाइम है और इधर में कंसंट्रेशन ले लिया हमने। तो ए क्या है, रिएक्टेंट। हमने पढ़ा था कि जब किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ में क्या बोलते हैं हम, इनिशियल। इनिशियली वी हैव ओनली रिएक्टेंट, हमारे पास सिर्फ क्या होता है रिएक्टेंट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, तो रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, वाइल प्रोडक्ट बी और सी का क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी के लिए क्या आएगा, लाइक दैट बी का कंसंट्रेशन ऐसे जाएगा और प्रोडक्ट सी का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो ए कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम घटेगा, वाइल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी इंक्रीजेज, ये बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, बढ़िए। चलिए, तो ये तो हमने निकाल लिया पैरेलल रिएक्शन कि अगर हमें मान लीजिए पैरेलल रिएक्शन इस तरह का दिया था कि हमने क्या लिया, एक रिएक्टेंट ए था, ये बी में गया, और एक इसका पाथवे सी है, इसका रेट कांस्टेंट k1 था, इसका रेट कांस्टेंट k2 था। तो हमने इसका परसेंटेज यील्ड निकाला बी का, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा k1 प्लस k2 इंटू 100। परसेंटेज यील्ड ऑफ सी निकालना था, तो हमने क्या पढ़ा, k2 बाई k1 प्लस k1 k2 इंटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना था, तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा k1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। सिमिलरली सी का लिखना है तो लिख सकते हैं आप। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकालना था, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नो डाउट इसका रेट कांस्टेंट k1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। ठीक है, dc बाई dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी निकालना है, बोलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका रेट कांस्टेंट इनटू ए। क्लियर। बट नाउ अगर जस्ट सपोज मान लीजिए कि पैरेलल रिएक्शन हमें ऐसे लिखा है, ए यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट k1 है, बट यहाँ में लिख दिया आपको 2b। दूसरा एक रिएक्शन है जहाँ में मान लेते हैं 3c, इसका रेट कांस्टेंट k2। अब आपसे पूछे कि dv बाई dt आप क्या लिखेंगे, बोलिए। dv बाई dt हम क्या लिखेंगे, यहाँ में पहले देखिए, फर्स्ट केस अभी जो हमने डिस्कस किया वहां में क्या था, a टू b था, तो यहाँ में k1 लिया, तो रेट dv बाई dt इक्वल टू k1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। बट यहाँ में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को देखिए, तो यहाँ में कितने हैं, 2b है, यहाँ में 3c है, तो नो डाउट रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b dv बाई dt हम क्या लिखेंगे, बोलिए 2 इंटू रेट कांस्टेंट a k1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। dc बाई dt क्या लिखेंगे, अब आप बता दीजिए। तो यहाँ में कितना आएगा 3, इसका रेट कांस्टेंट k2 इंटू ए। क्लियर, मतलब क्या समझे कि जो स्टेटमेटिक रेशियो यहाँ में आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब परसेंटेज यील्ड अगर हमें निकालना है इस केस में, तब क्या लिखेंगे,
तो परसेंटेज इल्ड निकालने के लिए जिसका हमें निकालना है उसका रेट कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 है, तो यहाँ में 2k1 टोटल k1 प्लस k2, इसके लिए कितना आएगा 2k1 प्लस 3k2 इंटू इंटू 100। परसेंटेज इल्ड ऑफ सी निकालना है, तब आप बता दीजिए इसका रेट कांस्टेंट कितना आएगा 3k2 बाई टोटल, तो खैर वही रहेगा, तो 3k2 इंटू 100। ठीक है, चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी टू सी अगर लिखेंगे तो इसके पहले क्या आया था k1 बाई k2, तो यहाँ में क्या लिखेंगे इसके लिए 2k1 बाई 3k2। क्लियर? ठीक है, आ जाएगा, बोलिए। चलिए नाउ अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ सॉल्व प्रॉब्लम लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2009 का, फॉर द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोन बिलो x to y x to z, the value of k1 is given. If the reaction starts from x, the ratio of the concentration of y to z at any given time during the course of reaction is found to be this one. हमें क्या दिया है y by z हमें दिया है 1/4, k1 की वैल्यू हमें दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो हमसे क्या पूछ रहा है k2 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर पीछे हमने a से b और a से c के लिए पढ़ा था, ये k1 था ये k2 था, तो हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ b टू c इक्वल टू व्हाट k1 बाई k2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, बट यहाँ में नाम बदल दिया है, a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह z है। तो बोलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, तो y टू z इक्वल टू व्हाट k1 बाई k2। क्लियर? क्योंकि यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, 1:1 का रेशियो में है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y और z की वैल्यू क्या दिया है 1/4, कुछ नहीं, हमको क्या निकालना है k2 निकालना है, तो k2 इक्वल टू 4 इंटू k1, 4, k1 की वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻4, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल है, तो बस कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए। So a substance A was found to undergo two parallel first order reactions with rate constants, दिया हुआ है this and this respectively। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आईटी जेई से लेके आईटी जेएम में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है। तो K1 हमें दिया है, K2 हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है व्हाट वेयर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, बी और सी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या आएगा, बोलिए K1 इज ऑलरेडी गिवन, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी अगर हमें निकालना है तो बोलिए इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। क्लियर? K1 की वैल्यू कितना दिया है 1.26 10⁻⁻4 बाई, रख दीजिए 1.26 10⁻⁻4 प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसलिए इसको 100 में ले लिया, बस इसको सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए परसेंटेज यील्ड ऑफ सी निकालना है, तो दो तरीका है, आप ऊपर वाले को सॉल्व करके 100 से माइनस कर लीजिए या इसको भी फॉर्मूले में रख दीजिए। यहाँ में क्या आ जाएगा, बोलिए K2 की वैल्यू 3.8 10⁻⁵ बाई 1.26 10⁻⁴ प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁵, ये वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है,
आ जाएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये 76.83% आएगा। अब ये कितना आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें सॉल्व करके कितना हमको मिला। ठीक है, क्लियर। तो जहाँ पे परसेंटेज रेंज का क्वेश्चन आएगा तो जिसका निकालना है उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एट टेम्परेचर T। तो किसी टेम्परेचर पे दो पैरेलल इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। The value of K1 and K2 are given. If the initial concentration of reactant P is 4 mole per liter, then calculate the concentration of product R after 10 minutes. सोचिए से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें नेट गेट में, आईटी जैब में या कहीं भी। तो 10 मिनट टाइम हमें दिया है। चलिए न्यूमेरिकल्स का अप्रोच है कि जो आपको दिया है पहले उसको लिखते जाइए। तो हमें K1 दिया है 5 इंटू 10⁻²। K2 दिया है 15 इंटू 10⁻²। टाइम हमें कितना दिया है 10 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो P0 भी आप लिख सकते हैं, इसी को मैंने फॉर्मूले में A0 भी लिखा था और A भी लिखा था स्मॉल a। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दिया है 4 मोल पर लीटर। हमें क्या निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट R। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। B के लिए अगर हमें निकालना था तो हमने क्या लिया था K1 इंटू ए बाई K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर बोलिए K1 प्लस K2 इंटू टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली वहां में हमने ए बी लिया था, तो हमने जो पहला रिएक्शन कंसीडर किया था ए टू बी लिया था और ए टू सी लिया था। ये K1 था, ये K2 था। यहाँ में आपको नाम बदल दिया है, पी क्यू आर लिखा है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है आर का निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट क्या है बोलिए क्या हो गया K2। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या हो गया P0, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय K1 plus K2 and then 1 minus e to the power K1 plus K2 into टाइम t। क्लियर। चलिए K2 की वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू 10⁻²। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 4 डिवाइडेड बाय K1 की वैल्यू कितना है, सॉरी K2 दिया है ना, तो K2 कितना निकालना है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। K1 कितना दिया है 5 इंटू 10⁻² प्लस 15 इंटू 10⁻²। चलिए ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर K1 और K2 को आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा 15 और 5 20 हो गया। 10⁻² को हमने कॉमन कर लिया, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बोलिए यहाँ से K1 प्लस K2 अगर निकालना है तो कितना आएगा 10⁻² कॉमन कर लीजिए, तो 15 और 5 कितना हो गया 20 इंटू 10⁻²। यहाँ में मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, तो माइनस 20 इंटू 10⁻²। और टाइम कितना दिया हमें 10। ठीक है, तो ये नीचे में 20 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 20 हो गया 3, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, तो 20 इंटू 10 मतलब 2, -2 खत्म 100 से तो -2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 2.59 मोल पर लीटर। क्योंकि ना डाउट ये गेट का क्वेश्चन है, तो गेट में हमें कैलकुलेटर या डिजिटल कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए हमें एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। बट आप लॉग लेके भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमें एंटी लॉग चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर आ जाएगा। तो चलिए तो पहले एग्जांपल परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज यील्ड जिसका निकालना है उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल किया इंटू 100। सी का निकालना था तो K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। हमें K1 K2 दिया रहेगा, परसेंटेज यील्ड
पूछेगा, जिसका पूछेगा उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, सीधा सीधा। चलिए यहाँ हमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा, तो जिसका पूछेगा उसका रेट कांस्टेंट इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर k1 प्लस k2 ब्रैकेट में इंटू टाइम, टाइम हमें दिया रहेगा, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम, जो पीछे कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ में हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, हमें दिया हुआ है K1 दिया है, K2 दिया है, जिसका पूछ रहा है उसका फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना हमको मिला। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, केमिकल काइनेटिक्स पैरेलल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आईटी जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस हैं, आईटी जेम में भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे पैरेलल रिएक्शंस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और या इवन जो आईटी जेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, उसको आप सॉल्व करिए, उसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना आपको उसके आंसर्स मिला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया, कंटेंट समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां से आपको, ठीक है, उसको कोई वीडियो लेके आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए